हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल फॉर यू फिजिक्स अड्डा में। तो बच्चे लोग आज से जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 11th का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि 11th सेशन स्टार्ट करने में और फिज़िक्स की कहानी जो चलेगी, तो सबसे पहले जो कहानी स्टार्ट होती है दैट इज़ रिलेटेड टू बेसिक मैथमेटिकल टूल, है ना। ये सबको पता होगा। मोस्ट ऑफ द स्कूल में क्या करते हैं ना, इस टॉपिक को उतना सीरियसली पढ़ाते नहीं, है ना। तो हमने सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो जाए, है ना। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिकल टूल, ठीक है। अब बेसिक मैथमेटिकल टूल स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक मैथमेटिकल टूल में ना हमने 3 पार्ट करना है। दैट इज़ व्हाट द फर्स्ट वन इज़ अलजेब्रा, द सेकंड वन इज़ ट्रिग्नोमेट्री, एंड द थर्ड वन इज़ कैलकुलस, है ना। तो हम 1 बाय 1 करके 3 वीडियोज़ बनाएंगे इस पर, है ना। छोटे छोटे 3 वीडियोज़ बनाऊँगा। अब एक में कर दूंगा मैं बच्चा, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो आपको भी दिक्कत, और फिर वो क्लासेस ना बोरिंग सा फील होगा। तो जैसा मैंने बोला है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, अलजेब्रा से करना है ना। तो लेट कम टू द टॉपिक कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम अलजेब्रा, है ना। अब यार अलजेब्रा स्टार्ट करना है तो अलजेब्रा की कहानी स्टार्ट करने से पहले कि बेसिकली सबसे पहला वर्ड जो मैं आपके सामने बोलूँगा कि भाई कांस्टेंट क्या होता है। अब आप कहोगे कि सर क्या है, बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हो। मैंने आपसे पूछा कि भाई व्हाट इज़ कांस्टेंट। अगर किसी ने आपसे बोला कि भाई कांस्टेंट क्या है, तो बेसिकली आप क्या बोलते हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, है ना। ये जो नंबर्स होते हैं इनको आप कांस्टेंट बोल के चलते हो, है ना। मतलब कांस्टेंट का मतलब क्या, ऐसी क्वांटिटीज़ क्वांटिटीज़ हुज वैल्यू आर फिक्स्ड, है ना। वो क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू क्या होती है बेटा, फिक्स्ड होती है ना, आर कॉल्ड कांस्टेंट, है ना। उन्हीं को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, है ना। जैसे कि मैं कोई नंबर लिख दूँ मैथ्स के, वो कांस्टेंट होंगे। लेकिन अगर मैं कोई मोस्ट ऑफ द कंडीशन में ना बच्चों से पूछता कि वो कांस्टेंट क्या, तो बच्चे क्या बोलते हैं, ABCD, ये कांस्टेंट नहीं होते, वो वेरिएबल्स होते हैं, ऐसा बोल जाते हैं। बेटा अगर मैं सिर्फ ए लिख रहा हूँ और मैंने इसके साथ कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया, मार्क माय वर्ड, मैंने सिर्फ ए लिखा है और इसके साथ कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया, वैल्यू असाइन करने का मतलब मैंने ए इज इक्वल टू कुछ नहीं लिखा, देन दिस ए इज़ ऑल्सो ट्रीटेड एज अ कॉन्स्टेंट, है ना। फिर हम इस ए को किसकी तरह ट्रीट कर रहे होंगे, कॉन्स्टेंट की तरह। भाई ए को बी तो नहीं रीड कर सकते ना। ए को तो ए ही रीड कर रहे हैं, जिस तरीके से मैंने बोला 1। अब 1 को 2 तो नहीं पढ़ेंगे ना बेटा, ठीक है। अगर मैं कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखता हूँ और उसके साथ कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करता, वैल्यू असाइन करने का मतलब कि मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि ए इज़ इक्वल टू 4 या ए इज़ इक्वल टू 5, देन दिस इज़ ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट। अगर मैंने वैल्यू असाइन कर दिया देन इट बिकम्स अ वेरिएबल, है ना। बात समझ आ रहा है, पहली बात तो क्लियर हो गई कि कांस्टेंट क्या है, जिन क्वांटिटीज़ की वैल्यू फिक्स होती है दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट, है ना। अगर किसी ने मेरे से पूछा, चलो यहीं पे बता देते हैं, किसी ने मुझसे पूछा कि यार वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज़ वेरिएबल, ओके। कोई हमसे पूछ रहा है कि यार व्हाट इज़ वेरिएबल, तो यहाँ पे हम ऐसा बोलेंगे कि दोज क्वांटिटी whose वैल्यूज़ आर नॉट फिक्स्ड, है ना। वो क्वांटिटी जो जिनकी वैल्यूज़ फिक्स नहीं होती, है ना, उन्हीं को क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि ए इज़ इक्वल टू 4, तो बेटा ए इज़ इक्वल टू 4, ए की एक वैल्यू असाइन की गई, ए के साथ एक वैल्यू असाइन कर दिया गया। तो ये जो वैल्यू असाइन करके जो सॉल्यूशन आ रहा होगा कहीं ना कहीं किसी इक्वेशन से आ रहा होगा ना। जैसे मैंने लिख दिया कि इक्वेशन A-4 इज इक्वल टू 0। अब आपने बोला कि यहाँ से ए की वैल्यू कितनी मिल रही है, 4 मिल रही है। तो यार ये जो वेरिएबल्स की वैल्यू है ना, ये नेचर ऑफ इक्वेशंस पे भी डिपेंड करेगा कि इक्वेशंस क्या है। अगर आपने इक्वेशंस को चेंज कर दिया तो वेरिएबल्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। मतलब दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, एक तो कांस्टेंट यार, दूसरा वन वेरिएबल, है ना। किसी ने पूछा कांस्टेंट क्या है तो आप उसे डिफाइन कर सकते हो। जिनकी वैल्यू फिक्स होती है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उनको क्या बोलते हैं बेटा, वेरिएबल बोलते हैं, है ना। और वेरिएबल किस पे डिपेंड करता है, इक्वेशन पे डिपेंड करता है। आपने इक्वेशन चेंज किया, वेरिएबल की वैल्यूज चेंज हो जाएगी, है ना। मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के साथ वैल्यू असाइन करना इज़ अ वेरिएबल। सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट अगर बोला जाए ABCD, देन दीज आर नॉट अ वेरिएबल्स, ओके। आई होप आपको ये बात समझ आया, है ना। अब चलते हैं यार, थोड़ा सा एक छोटा सा टर्म लूँगा मैं, है ना।
ये सब आपने पढ़ा होगा बेसिकली। अभी जो भी टर्म्स की बात करेंगे ना, ये सब आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है, 9वीं 10वीं 8वीं सब जगह सुन के आए हो, है ना। दैट्स वाई तो उसको बेसिक मैथमेटिकल टूल भी बोलते हैं। अभी मैंने लिखा डिग्री, है ना। किसी ने आपसे पूछा कि भाई व्हाट इज़ डिग्री, तो डिग्री इज़ बेसिकली व्हाट, इट इज़ द हाईएस्ट पावर, इट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी इक्वेशन, है ना। अगर मैं कोई इक्वेशन लिखता हूँ और इस इक्वेशन में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिग्री। लेट सपोज मान लो मैंने एक इक्वेशन लिख दिया पॉलिनोमियल का, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। लेट सपोज मैंने इक्वेशन लिखा है ना। अब मैं आपसे पूछूँ कि यार इसकी डिग्री क्या होगी, आप बोलोगे सर क्या बच्चों वाले सवाल कर रहे हो, सब अपने को आता है। मुझे पता है आपको आता है यार। इसकी इक्वेशन की डिग्री आप बोलोगे 2, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा तो बोल दोगे तो गलत हो जाएगा ना। इसकी वैल्यू क्या बोलोगे डिग्री की, आप डिग्री की वैल्यू क्या बोलोगे, 3 बोलोगे। ये बात सबको समझ आ रहा होगा यार, है ना। मैंने 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है ना यार। मैंने क्या लिखा, हाईएस्ट पावर, है ना। वेरिएबल का जो सबसे बड़ा पावर होगा, 2 तो पावर है लेकिन सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 है ना। दैट्स वाई डिग्री इज 3, है ना। यार थोड़ा सा ना मैं तुम्हें कोरिलेट कराऊंगा, कुछ चीज़ें बेसिक्स में ले जाऊंगा, बिल्कुल बेसिक्स में ले जाके बात करूंगा, है ना। अब तुम सोच रहे होगे सर क्या बेसिक्स में बात करोगे, तो जैसे मैंने लिखा x+4 इज इक्वल टू 0। अगर मैं तुमसे पूछता कि यार x की वैल्यू बताओ, तो तुम बोलते x इज इक्वल टू 0 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू -4। मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है, -4 आ रही है ना इस कंडीशन के लिए। अच्छा, x का आंसर यहाँ पे कितना आया, 1 आया। और इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, चेक इट। इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है बेटा, 1 है ना। इस इक्वेशन की डिग्री 1 है, दैट्स वाई एक्स का सॉल्यूशन भी 1 आ रहा है। अगर मैंने सेम इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिखा होता कि x² - 4 इज इक्वल टू 0, और तब मैं आपसे बोलता तो आप इसको बोलते x-2 में x+2 इज इक्वल टू 0, है ना। फिर आप x की सॉल्यूशन निकालते तो x-2 इज इक्वल टू 0 करते, तो x की वैल्यू मिलती बेटा 2। सेकंड कंडीशन में आप क्या कर रहे होते, x+2 इज इक्वल टू 0 लिख रहे होते, तो शायद आपको x की वैल्यू मिल जाती -2, है ना। अब चेक इट, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। बेटा यहाँ पर डिग्री कितनी थी, है ना, यहाँ पर डिग्री थी 2, तो सॉल्यूशन भी कितना आया 2। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आपके माइंडसेट में क्लिक क्या कराना चाह रहा हूँ, है ना। मैं तुम्हें समझाना क्या चाह रहा हूँ यार, मेरे समझाने का कंसर्न ये है ना कि किसी भी इक्वेशन में जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, व्हाट आई एम सेइंग, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन इज इक्वल टू इट्स डिग्री, है ना। जितनी डिग्री होगी बेटा सॉल्यूशन भी उतना ही आएगा। आई होप आपको ये बातें समझ आ गई कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, डिग्री क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन एनी इक्वेशंस किसके बराबर आता है ना। तो अब थोड़ा सा आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और आगे की कहानी की बात करेंगे, है ना। अब मैं एक टर्म पूछूंगा आपसे, मतलब मैं पूछ कैसे सकता हूँ यार, है ना। ये तो ऑफलाइन क्लास नहीं है ना। बट ठीक है, मैं ऐसा फील कर लेता हूँ कि आप मेरे पास हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है ना। मैंने आपसे पूछा कि यार व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, है ना। सब ने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो किसी ने आपसे पूछा कि यार व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, तो तुम कहोगे सर ये कौन पूछता है, ऐसी बातें कौन पूछता है ना। ऐसी बातें तो हमसे पूछी नहीं गई, ना हमें बोली जाती है। बट एग्जैक्टली अगर आप पढ़ रहे हो ना किसी लेवल पे यार, तो ये सब पता होना चाहिए। किसी ने पूछा पॉलिनोमियल क्या है, तो पॉलिनोमियल इज़ बेसिकली व्हाट, इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है, एक अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है ना। एक अलजेब्रा का क्या है, एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल एज वेल एज कांस्टेंट, है ना। दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल एज वेल एज कांस्टेंट, है ना। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखूँ जिसमें वेरिएबल भी हो और कांस्टेंट भी हो, उसी को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मैं ना एक इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, क्या लिखना चाह रहा हूँ, एक इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल
हैव ए nth डिग्री, जिसकी डिग्री कितनी हो, n हो। अच्छा, डिग्री n होने का मतलब क्या, कि जो x की हाईएस्ट पावर होगी, मान लो मैं x में इक्वेशन लिखूंगा तो x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो n तक जाएगी ना। लेट सपोज मैंने इक्वेशन लिख दिया a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस डॉट 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 an xn इज इक्वल टू 0। अगर मैंने कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन ऐसा लिखा है तो दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन इज द इक्वेशन हैविंग nth डिग्री। अब बेटा जितने भी इक्वेशंस तुमने पढ़े होंगे ना यार, जितने भी पढ़े होंगे, सारे के सारे इक्वेशन मतलब लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, जो भी आप 9th-10th में पढ़ के आए हो ना, सारे के सारे इक्वेशंस कहाँ से बनाए गए, इसी पॉलिनोमियल इक्वेशन से बनाए गए थे, है ना। जो भी इक्वेशन तुमने पढ़ाई किया है सारे इक्वेशंस यहीं से बनाए गए थे, है ना। अब सारे इक्वेशंस अगर यहाँ से बनाए गए हैं तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैंने इस इक्वेशन का सिर्फ इतना वाला पार्ट कंसीडर करूँगा, ये तो इक्वेशन कैसा दिखेगा, ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन दिखेगा दैट इज़ व्हाट a1x, है ना। अगर मान लो मैं इसमें एक कांस्टेंट लगा देता हूँ तो a1x प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर सी इज कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, आप कहोगे सर इक्वेशन की डिग्री तो 1 है, मतलब ये जो इक्वेशन था ये कैसा इक्वेशन कहलाएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज लीनियर इक्वेशन, बट देर इज अ कंडीशन, है ना, देर इज अ कंडीशन। अगर ये इक्वेशन देखो ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, बट a1 शुड नॉट इक्वल टू 0। बेटा a1 0 नहीं होना चाहिए, तब ये लीनियर इक्वेशन होगा। अगर a1 0 हो गया ना यार, तो ये x वाला टर्म 0 हो जाएगा। अगर ये x वाला टर्म 0 हो जाएगा तो भी इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे, बट इट बिकम्स अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिर एक सिर्फ कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल होगा। आई होप आपको समझ आया। जैसे मैंने इतना पार्ट कंसीडर कर लिया तो मेरे को एक इक्वेशन दिख गया, जो इक्वेशन को मैंने क्या बोला था दिखा दिया आपको, लीनियर इक्वेशन। अगर किसी ने बोला सर इस इक्वेशन का इतना पार्ट कंसीडर करना जरा, मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी बातें कर लेता है, तो इतना पार्ट कंसीडर कर लेंगे यार, क्या ही दिक्कत है, अपने को कौन सी परेशानी है ना। तो a1x a2x², अब उसने बोला नहीं सर कांस्टेंट लगा लो, चलो लगा लेते हैं। अब ये इक्वेशन ऐसा दिखेगा, किसने पूछा a1 a2 और c क्या है, तो c कांस्टेंट है, a1 कोफिशिएंट ऑफ x होगा, a2 कोफिशिएंट ऑफ x² होगा, है ना। अब यार अगर ये इक्वेशन की डिग्री पूछी जाए तो हाईएस्ट पावर इज 2, तो डिग्री 2 है। इट मीन्स ये इक्वेशन कैसा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, है ना। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा है ना, 10वीं क्लास में पढ़ के बैठे हो, बट इसके लिए भी कंडीशन होगा, ये जो a2 वाला टर्म है a2 शुड नॉट इक्वल टू 0, है ना। ये a2 0 नहीं होना चाहिए बच्चा। अगर a2 0 हो गया तो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन इट बिकम्स अ लीनियर इक्वेशन, है ना। तो आई होप इतनी बातें समझ आ गई। इसी तरीके से अगर मैं इक्वेशन का इतना पार्ट कंसीडर कर लूँ तो इट बिकम्स क्यूबिक इक्वेशन। और मैंने तुम्हें ऑलरेडी कहा है कि किसी भी इक्वेशन में जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आता है बेटा वो डिग्री के बराबर आता है ना। तो यार जब तुम क्वाड्रेटिक पढ़ के आए हो है ना, सारी कहानी तुम्हारी कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे स्टार्ट हुई थी। तो यार थोड़ा सा ना मेरा क्वेश्चन है, मेरे डाउट्स हैं ना, मेरे क्या हैं डाउट्स हैं तुमसे आज। तुम कहोगे सर हम तो हैं नहीं, डाउट्स कौन क्लियर करेगा, बेटा मैं बोला तो, मैं फील कर रहा हूँ ना तुम यहीं बैठे हो, है ना। ओके, डाउट क्या है कि वाई वी स्टडी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कहानी समझ आनी चाहिए ना। तुम ऐसा मत सोचना कि सर ऐसे सवाल कोई नहीं पूछेगा बेटा, है ना। पूछ सकते हैं लोग, दुनिया में विभिन्न विभिन्न टाइप के प्राणी रहते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। अब किसी ने पूछा यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते कैसे हैं और क्यों पढ़ते हैं, मतलब पढ़ते कैसे हैं तो ये तो पता है ना। बुक पेन ले लेना, पढ़ाई स्टार्ट कर लेना, पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, है ना। बट क्यों पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द नीड, माई क्वेश्चन इज़ दैट कि व्हाट इज़ द नीड, है ना। पढ़ाई क्यों किया, एक बार पता है मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा था, है ना, एक 12वीं के बच्चे से मैंने पूछा यार व्हाट इज़ द नीड ऑफ द सॉलिनॉइड, तो कह रहा है सर ये कैसा क्वेश्चन है, ये क्या बातें कर लेते हो, नीड ऑफ द सॉलिनॉइड हमें क्यों समझ आ रहा है, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बेतुकी सवाल है बेटा। मुझे तो ऐसा लगा कि बच्चा ही बेतुका है ना। वैसे ही बात करूँगा अभी मैं। अब किसी ने पूछा व्हाट इज़ द नीड ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैं थोड़ा सा ना तुम्हें क्लास 8th में ले जाता हूँ। तुम लोग सर 11th पढ़ा रहे हो 8th में ले जा रहे हो, मजाक कर रहे हो अपने साथ। थोड़ा सा क्लास 8th में जाते हैं। अगर मैं आपको बोलता कि मैं आपको ऐसा कुछ लिख के दे देता x² - 4, ईजी दे रहे हैं ना, ईजी से समझेंगे, तो आप इसको क्या लिखते हैं,
एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, इसको बोलते थे फैक्टोराइज करना। लेकिन अगर मैं इसी के साथ ज़ीरो लगा देता हूँ तो इट बिकम्स एन इक्वेशन ना, है ना। अब जब मैं बोलता कि इसके साथ ज़ीरो लगा है तो क्या आप सॉल्यूशन निकाल लेते हो? अभी अगर आप 8th में होते तब भी निकाल लेते यार। आप क्या करते हैं, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू लिख देते, है ना, और एक बार एक्स इज इक्वल टू प्लस टू लिख लेते, तो आपका ये सॉल्यूशन आ जाता है ना। लेकिन ये कब आया, जब आपने इसका फैक्टराइजेशन कर लिया ना। इसका क्या कर लिया बेटा, आपने इसका फैक्टराइजेशन कर लिया। क्या हर इक्वेशन का फैक्टराइजेशन पॉसिबल है? तुम कहोगे नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर मैं कोई फालतू खतरनाक सा इक्वेशन दे दूँ, मैं बोल दूँ एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो, अब तो बेटा क्या होगा, अब तो प्राण निकल गए, है ना। तुम कहोगे सर क्या ही मजाक कर रहे हो, 5 में 17 बनाने हैं सर, अपने लेवल से बाहर की बातें हैं, दिस इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी, हाँ ऐसा कुछ बोलोगे ना। मतलब बेटा एक्चुअल में क्या हुआ ना, यहाँ पे फैक्टराइजेशन ही फेल हो गया यार। यहाँ पे क्या फेल हो गया, फैक्टराइजेशन फेल हो गया। फैक्टराइजेशन फेल हो गया मतलब फैक्टराइजेशन के प्राण निकल गए हैं। तो जहाँ पे फैक्टराइजेशन फेल हो जाता है ना बेटा, वहीं पे आपको गणित में क्या पढ़ाया जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया जाता है। आज मैं थोड़ा हिंदी बोलूँगा, मज़ा आ रहा है हिंदी बोलने में, गणित ये तो फील सा दे रहा है, मैथ्स क्या ही लग रहा है? चलो अब मैं बात कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नीड क्या था बेटा। जहाँ पे फैक्टराइजेशन फेल हो गया सर, तो वहीं पे हम लोग किसकी ज़रूरत आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़रूरत आई। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़रूरत आई तो आप सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन 10वीं क्लास 10th में आपने यही बोला, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। चूँकि इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, इस इक्वेशन की डिग्री है सर 2, तो ऑफकोर्स दैट इज़ श्योर कि इस इक्वेशन का जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी आएगा वो 2 आएगा। अगर इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन आएंगे यार, तो दोनों सॉल्यूशन को लिखते कैसे होंगे, है ना। तो इन दोनों सॉल्यूशन को लिखने से पहले आप लोग एक टर्म निकाल रहे थे जिसको बोलते क्या थे, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। अभी आज यार बहुत दिन बाद मैं चला रहा हूँ ना इसको पेंटाप को, तो थोड़ा वियर्ड चल रहा है ना। और उस डिस्क्रिमिनेंट को लिखते कैसे थे, डी से लिखते थे, और डी एक्चुअल में क्या होता था, डी इज इक्वल टू वट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। डी क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है तो भाई यहाँ से तो सॉल्यूशंस आएंगे ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो डिग्री 2 होगी, तो एक्स के जो आंसर्स भी आएंगे वो 2 आएंगे। लेट सपोज मैंने एक को x1 बोला, एक को x2 बोला, है ना। तो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड 2 है। जो दूसरा सॉल्यूशन होगा दैट इज माइनस बी माइनस का रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2 है ना। मतलब x की 2 वैल्यूज़ आएगी, एक को मैं ये रीड कर रहा हूँ, दूसरे को ये रीड कर रहा हूँ। अब यार एक बात समझो, ये तो x1 x2 फॉर्मूला है ना। जब आप यहाँ पे पढ़ रहे थे ना, और ये चीज़ तो आपको अप्लाई करना आता होगा, 10वीं क्लास पढ़ के बैठे हो और ये सबको आता होगा। तो यहाँ पे एक टर्म बताया गया था, नेचर ऑफ रूट्स या नेचर ऑफ सॉल्यूशन बोलते थे ना। क्या बताया गया था, नेचर ऑफ रूट या नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताया गया था ना। जब ये नेचर ऑफ रूट बताया गया था तो आपसे एक्चुअल में क्या बोला गया कि डी के बेस पे इस नेचर ऑफ रूट को जज कर लो। पहला कंडीशन ये बोला गया होगा कि अगर अपना डी ग्रेटर देन ज़ीरो, डी ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो इसको लोगों ने क्या बोल दिया आपके सामने, ये जो रूट्स होंगे ना सर, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। कैसे रूट होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। कुछ लोगों ने ये बोल दिया डी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इस कंडीशन पे बोल दिया गया इट इज इक्वल टू। लेकिन एक कहानी आई और यहीं से गेम मज़ेदार हो गया। जब आपको ये बोल दिया गया कि सर डी लेस देन ज़ीरो है, सर डी लेस देन ज़ीरो है, तो आपको बोला गया कि इमेजनरी रूट होगा, रूट्स आर नॉट रियल। इमेजनरी रूट होगा, रूट्स आर नॉट रियल, है ना। और मुद्दे की बात है, सबसे पहले तो यार ये वर्ड समझ आना चाहिए। और फिर यहाँ पे आपको 10वीं क्लास में ये बोल दिया गया कि बेटा दिस इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, आपके बस की बात नहीं है, आप यहाँ से सॉल्यूशन नहीं करेंगे। बट ऐसा तो है नहीं कि जीवन के अंतकाल तक नहीं करेंगे बेटा, है ना। हम इसका सॉल्यूशन तो निकालेंगे ना यार।
जब हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालने जाएंगे इमेजनरी रूट से, तो हमें ना मैथ्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। दैट्स वाई इस पूरे टॉपिक को भी क्या बोलते हैं, बेसिक मैथमेटिकल टूल। जब हम इसका सॉल्यूशन निकालने जाएंगे ना, उससे पहले अच्छा एक बात करते हैं कि यार ये जो इमेजनरी रूट होता है, कौन सा रूट, ये जो इमेजनरी रूट होता है एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसे लेट सपोज मैंने अगर एक स्क्वायर रूट लगाया और स्क्वायर रूट के अंदर एक वैल्यू लिख दिया 4, तो क्या स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे कैसी वैल्यू बैठा है, क्या स्क्वायर रूट के अंदर बेटा पॉजिटिव वैल्यू, तुम बोलोगे हाँ सर। स्क्वायर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो दिस टाइप ऑफ रूट्स आर कॉल्ड रियल, है ना, क्योंकि इनका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल है, और इसी टाइप के रूट्स को बोलते हैं बेटा रियल रूट, है ना। बट किसी ने बोला यार नहीं, मैंने स्क्वायर रूट के अंदर अगर -4 लिख दिया तो क्या हुआ। सर अगर आपने स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव वैल्यू बैठा रखा है, अगर आपने स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू बैठा रखा है, देन इट इज इमेजनरी रूट, है ना। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजनरी रूट बोल रहे हैं, है ना। अगर इमेजनरी रूट है तो क्या क्या मतलब, अब सॉल्यूशन नहीं होगा, जैसे हमें 10वीं क्लास में बोल दिया गया दिस इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, एग्जैक्टली इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, नॉट माई और योर्स। जब मैं भी 10वीं क्लास में था तो मेरे को ऐसे ही बोल दिया गया, मेरे सर ने तो बोल दिया अपने गांव वाली लैंग्वेज में कि तेरे से नहीं होगा। अब यार गांव वाली लैंग्वेज क्या ही बोलना है। तो अब एक बात करते हैं, यहाँ समझो, मैंने बोला इमेजनरी रूट सॉल्व होता है, लेकिन उसके लिए ना, जैसे तुम लोगों का घर में कोई नाम होगा ना, बबलू डब्लू चिंकी मिंकी, कुछ ना कुछ तो नाम हो गया सबका, है ना। उसी तरीके से मैथ्स में नीड आई एक टर्म की जिसको बोला गया कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। अब क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से लिखते हैं, जैसे तुम्हारे घर वाले तुम्हें बबलू डब्लू से बुलाते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से लिखते हैं, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई इंटू वाई। अच्छा किसी ने पूछा सर व्हाट इज आई, तो दिस आई इज कॉल्ड आयोटा, लोटा का एल हटा दो, आई लगा दो, तो आयोटा बन जाएगा। जेड इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से लिखते हैं। और ये जो एक्स होता है बेटा, दिस पार्ट इज कॉल्ड रियल पार्ट, और जहाँ ये आई बेचारा बैठ गया, इस पार्ट को बोल दिया गया इमेजनरी पार्ट। इस पार्ट को क्या बोल दिया गया, इमेजनरी पार्ट। आई होप आपको इतनी बातें समझ आएगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, लिखते कैसे, है ना। अब इसमें एक टर्म आया बेटा आयोटा, बेसिकली ये जो आयोटा की वैल्यू डिफाइन की गई, ये जो आयोटा की वैल्यू डिफाइन की गई ना, इस आयोटा की वैल्यू लिखी गई अंडर रूट ऑफ -1। अब एक बात समझना, अगर आयोटा को लिखा गया अंडर रूट ऑफ -1 और मैं बोलूँ आई का स्क्वायर करोगे, तुम बोलोगे यार -1। इफ़ आई कैन से कि आई क्यूब करना यार, तो तुम बोलोगे आई स्क्वायर इंटू में आई स्क्वायर की वैल्यू -1 थी, और ये देखो माइनस का आ गया, है ना। अब यहाँ से देखना, अगर मैं तुम्हें बोलता कि आई की पावर 4 लिखना है, तुम क्या बोलते यार, सर इसको लिख दो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 इंटू -1 एंड इट बिकम +1। अब यार यहाँ से ना एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें, देखो जैसे मैं यहाँ पे गया था, कहाँ पे गया था, जैसे मैं इस टॉपिक्स पे आया, है ना, कहाँ पे आया, यहाँ पे आ गया, तो मेरी वैल्यूज़ ना रिपीट होने लगी, मतलब आई क्यू वाले टॉपिक पे, आई क्यू वाले टॉपिक पे मेरी वैल्यूज़ रिपीट होने लगी, यहाँ पे मेरी वैल्यूज़ रिपीट हो रही है ना। इसीलिए जो आयोटा है ना, इस आयोटा को बोला क्या गया, दिस इज कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका डेफिनेशन एक्चुअल में क्या बोलते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी बोले तो 1, है ना। 1 का जो 1/3 रूट होता है, दैट इज एक्चुअल में आयोटा, है ना। हमें यूज़ ऐसा नहीं समझना कि मतलब सिर्फ क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए आयोटा यूज़ कर रहे हैं, बेसिक मतलब तो ये होता है कि दिस इज क्यूब रूट ऑफ यूनिट, है ना। अब हम यहाँ से ना थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे इसका। सॉल्यूशन करने के लिए भाई हमने 4 वैल्यूज सबको सिखा दिया, आई सिखा दिया, आई स्क्वायर सिखा दिया, आई क्यूब सिखा दिया, आई की पावर 4 सिखा दिया।
जब मैंने ये 4 वैल्यू सीख ही लिया है तो क्या हम इस 4 वैल्यू तक ही सॉल्व कर पाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। अगर कोई तुमसे पूछ जाए कि भाई आई की पावर 65 सॉल्व करके दिखा दो, तुम कुछ मत करना, जो भी वैल्यू है ना उसको 4 से डिवाइड कर देना। तुम बोलोगे 16 4 जा 64, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो आई की पावर 65 की वैल्यू हो जाएगी आई टू द पावर 1, मतलब आयोटा के बराबर। किसी ने बोला सर आई की पावर 482 की वैल्यू कितनी आएगी? तो भाई आपको कुछ नहीं करना, इसको डिवाइड कर देना है 4 से। जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर शायद 2 आएगा, डिवाइड करके चेक कर लेना आई स्क्वायर के बराबर आएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? चेक इट प्लस 1, है ना। तो इससे आप आयोटा में किसी भी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं ना। और बेसिकली किसी भी वैल्यू को सॉल्व करने का मतलब है कि कोई ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाने लगेगा, और गणित की किताब देखोगे, मीन्स मैथ्स की किताब देखोगे बेटा, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस भी दिए होंगे आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में, ऐसे करके सॉल्यूशन करने वाले। तो ये सब तो आप चुटकियों में कर दोगे। आई की पावर 4, किसी ने बोला आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी है? +1। किसी ने पूछा आई की पावर 6, आई की पावर 6 किसके बराबर होता है बेटा? रिमाइंडर 2 बचेगा तो आई स्क्वायर के बराबर। आई स्क्वायर कितना है? -1, तो ये +-1। अब ये क्या है? आई स्क्वायर है ना, आई स्क्वायर की वैल्यू तो -1 थी, लेकिन माइनस बैठा था तो +1 हो गया, तो कट के आंसर कितना आ गया? ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली तुम सॉल्व कर पाओगे आयोटा में, है ना। लेकिन यार हमने बोला आयोटा किस नंबर्स के साथ आया था? तो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ आया था। और एक्चुअल में जो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिनोशन था, वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिनोशन था वो क्या था यार? उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते कैसे थे? तो z से लिखते थे, और z होता था x प्लस आयोटा वाई, है ना। अब z अगर x प्लस आयोटा वाई है, किसी ने तुमसे पूछा कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? प्योरली रियल कब होगा? तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो उसका मतलब है इमेजनरी ऑफ z इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। अच्छा, किसी ने बोल दिया सर व्हाट इज़ द कंडीशन व्हेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ प्योरली इमेजनरी, है ना। ये थोड़ा सा मैंने मैथ्स के पार्ट के लिए बता दिया, वैसे बेसिक मैथमेटिकल टूल का इतना कोई काम नहीं है इसमें, मतलब ये क्या इसका कोई काम नहीं है ना। तो आप उस समय बोल देते कि प्योरली इमेजनरी का मतलब रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से ये सॉल्व कर सकते थे। अब मुद्दे की बात ये है कि मैंने तुम्हें सिखाना क्या था, जहाँ पे तुम्हें लोगों ने बोला कि दिस इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। मीन्स आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता हूँ ना। मान लो मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया, x² + 6x + 12 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, तुम पराठेदार z निकाल सकते हो, b² - 4ac, है ना। तो 6 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखो यार मेरे बगल वाले ना व्हील मशीन चला रहे हैं, बताओ यार, तो साउंड आ रही होगी, है ना। कोई बात नहीं, तो क्या लिखोगे? 36 - 48 दैट इज -12। क्या डी नेगेटिव आ गया? अच्छा, डी नेगेटिव आ गया तो सॉल्यूशन कैसे करना है? तो मैंने तुम्हें बोला ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए अपने पास 2 फॉर्मूले दिए थे। एक तो x1 लिखा गया था, एक x2 लिखा गया था। x1 को लिखते क्या थे? -b, तो यहाँ से b डिसाइड करते हैं तो 6 होगा, तो -6 प्लस √d। डी एक्चुअल में -12 आया। अब देखना यार, यहीं से थोड़ा सा लॉजिक है। इसको क्या 12 इंटू -1 लिख देंगे, कोई दिक्कत है? -2 बोलोगे नहीं सर बिल्कुल, डिवाइडेड बाई 2 है, मतलब 2। जैसे ही मैंने ये लिखा, ये हुआ क्या? -6 प्लस, अब मैं थोड़ा सा आयोटा पे ले जाऊँ, किसकी वैल्यू थी? आई स्क्वायर की, तो इट बिकम्स 12 आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब तुम करोगे क्या? तुम यहाँ से सॉल्यूशन करोगे। जब तुम यहाँ से सॉल्यूशन करोगे, पहले इस x2 हटाते हैं, यहाँ पे x1 का सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो तुम क्या करोगे? -6 आई स्क्वायर का तो आई आ गया, और ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 4 का 2 √3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से जैसे ही 2 कॉमन लोगे, x1 की वैल्यू आ जाएगी, है ना। वो कितनी आएगी? -3 प्लस आई √3, और जो तुमने यहाँ पे 2 कॉमन लिया होगा उस 2 को कैंसिल कर देगा, तो एक वैल्यू होगी। अब दूसरी वैल्यू तो क्वाड्रेटिक में इजी होती है यार, बस इस प्लस की जगह पे माइनस बैठा लो। अब देखो, जो प्रॉब्लम तुम वहाँ सॉल्व नहीं कर पा रहे थे वो कर गए, और वो जो आंसर आया वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह आया। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जहाँ पे इमेजनरी रूट होता है, वहाँ से जो सॉल्यूशन आता है दैट विल फॉर्म द कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा भी कह सकते हो। तो ये तो बेसिक मैथमेटिकल टूल में मैंने तुम्हें किसको सिखा दी, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे यूज़ करते हैं एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
और आयोटा को कैसे सॉल्व करते हैं, ये बेसिक बेसिक बातें बता दी, मोटी मोटी बातें जो बतानी थी मेरे को, है ना। अब कुछ बात कर लेते हैं। बात क्या करते हैं, एक और टर्म होता है यार जो अपने को पढ़ाना है, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन। बेसिकली पढ़ाया तो नहीं जाता, कोई नहीं पढ़ाता मोस्ट ऑफ द केस, है ना, बट पढ़ोगे तो बेनिफिट्स होगा, है ना। मेरे को ना 2 ही एक्सपेंशन यूज़ करना था वहाँ पे, कहाँ पे, ग्रेविटेशन में। आपको कैसे पता होगा, मुझे पता है, जब चैप्टर 8 में जाओगे ना ग्रेविटेशन में, है ना, नई बुक वाले प्रिंट के अकॉर्डिंग शायद 7 हो जाएगा इस बार, है ना। तो वहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक आधा एक्सपेंशन यूज़ है ना, वो भी पूरा एक्सपेंशन यूज़ नहीं होता, थोड़ा सा यूज़ होता है। वो फॉर्मूले तो मैं चाहूँ तो डायरेक्ट लिख दूँ, लेकिन उससे पहले ना मैं थोड़ा सा समझाता हूँ तुमसे। अगर मैं तुमसे पूछता यार कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो, तुम क्या बोलोगे बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तुम कुछ ऐसा ही बोलोगे ना। अच्छा देखो यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए हैं, 3, है ना। इसी तरीके से मैं तुमसे पूछता कि भाई ए प्लस बी का होल क्यूब बोलना, तुम बोलते ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखो डिग्री कितनी है बेटा, 3, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए हैं, 4, है ना। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में पहली बात तो जो नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं वो डिग्री प्लस 1 आते हैं, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है बाइनोमियल में, डिग्री प्लस 1 होता है। अब तुम कहोगे कि सर आप तो बोलते हो जो भी टॉपिक पढ़ो पहले उसके बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज़ बाइनोमियल एक्सपेंशन और क्यों पढ़ेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बेटा एक बात समझ, क्यों पढ़ने का लॉजिक तो यहीं से हो जाएगा। अगर मैं तेरे को बोल दूँ मेरा भाई कि ए प्लस बी की पावर 50 लिख, यार तुम तो कहोगे सर जी क्या पगला गए हो क्या, प्राण निकालोगे क्या अपने, क्या निकालोगे, प्राण, है ना। मतलब भाई तो 3-4 दिन एक्सपेंशन करता ही रह जाएगा। मतलब अगर कोई फार्मूला बना होता है इसका तो 3-4 दिन एक्सपेंशन करते रहते हैं ना अच्छे, और फिर शायद 3-4 दिन बाद सो के जगते फिर आंसर निकाल रहे होते हैं ना। अब भाई जिस एक्सपेंशन में डिग्री ना बहुत ज़्यादा है, उस एक्सपेंशन को एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे नॉर्मली, मतलब फॉर्मूला नहीं बोल पा रहे थे उसके लिए, तो हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन कर लिया, मतलब नीड तो जस्टिफाई हो गया ना। फिर यार वो बच्चे का एग्जांपल आ जाएगा मेरे माइंड, नहीं उस बच्चे का एग्जांपल नहीं देंगे। अब मैं सीधा सीधा बात करूँगा, किसी ने बोला बाइनोमियल एक्सपेंशन करते क्या है। अब नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 2 है ना। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता क्या है कि अगर अपने पास कोई 2 वेरिएबल हो, कितने वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल हैविंग nth डिग्री, हैविंग nth डिग्री, मतलब जिसकी डिग्री बहुत n हो। अब n कुछ भी हो सकता है, तो इस कंडीशंस के लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ कर लेते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन से ऐसी चीज़ें एक्सपेंड की जाती है। तो यार अब ना मैं काम करूँगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन को एक्सपेंड करने के लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला लिखूँगा। मान लो किसी ने बोला कि a प्लस बी की पावर n को सॉल्व कैसे करें, है ना, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है बेटा। तो मैं इसको लिखूँगा NC0 a टू द पावर n। देखना इधर कैसे बढ़ता है, देखो यहाँ पर पावर बढ़, यहाँ पे 1 आ गया 0 के बजाय, और यहाँ n था तो एक पावर कम होगा, जितना पावर कम होगा b उतना ही पावर लेके बैठेगा, b की पावर 1 हो जाएगा। अब तुम बोलोगे आगे क्या जाएगा, तो NC1 था तो 2 जाएगा, फिर देखना n-1 था तो n-2 हो जाएगा, और यहाँ b स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्सपेंशन इसी तरीके से प्लस डॉट 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 कहाँ तक चलेगी, तो NCn तक चलेगी, a की पावर n-n तक जाएगी, मतलब a की पावर 0 तक जाएगी और b की पावर n तक जाएगी। क्या बात समझ आ रहा है। यहाँ से ना एक और समझाने वाली बात मैं तुम्हें समझा देता हूँ। जब भी मैं कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखता हूँ ना, उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो वेरिएबल्स होता है, वेरिएबल्स की पावर का सम करो, वेरिएबल्स की डिग्री का सम करोगे ना, तो वो डिग्री ऑफ एक्सपेंशन वाली जो टर्म एक्सपेंड करना है उसके डिग्री के बराबर है। चलो n-1 + 1, तो -1 + 1 कट के किसके बराबर है, यहाँ देखेंगे n-2 + 2, -2 + 2 कट के n के बराबर है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला। अब तुम कहोगे सर स्टैंडर्ड फार्मूला तो ठीक है, हमें ना बहुत कन्फ्यूज़न आ रहा है दिमाग में कि सर ये क्या लिख दिया है, ये दिल्ली NCR क्या पढ़ा रहे हो, NC1 NC2 NC3 क्या लिख रहे हो ये सब। तो बेटा इस चीज़ को बोलते हैं कॉम्बिनेशन, मैथ्स में पढ़ते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ना, वहाँ ये टर्म आता है। उससे पहले ना मैं तुम्हें एक टर्म लिखूँगा, जैसे मैंने 2 लिख दिया और उसके आगे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगा दिया, तो इसको रीड करेंगे फैक्टोरियल 2। उसको सॉल्व करने के लिए फैक्टोरियल का ज्ञान होना बहुत
मैंडेटरी है, इसको क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल टू। अब तुमको ऐसा नई नई बातें बताए जा रहे हो, फैक्टोरियल बताओ क्या होता है। तो फैक्टोरियल का मतलब जो नंबर लिखा है वहाँ से लेके अप टू 1 तक का मल्टीपल। जैसे मैंने 2 लिखा तो 2 इंटू 1 कितना बनेगा बेटा 2। जैसे मैंने लिख दिया होता फैक्टोरियल 3 तो क्या बन जाता 3 2 1, है ना। वहाँ से अप टू 1 तक का मल्टीपल यानी 6 हो जाता है ना। और कई लोग ना फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं, बेसिकली मैं भी मोस्टली ऐसे लिखता हूँ। ये नए ज़माने के लोग, जो लोग होते हैं ना, ज्ञानी टाइप के लोग जिनको मैं बोलता हूँ, वो लोग ऐसे लिखते हैं ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी फैक्टोरियल ट्रीट करेंगे, है ना। अब मुद्दे की बात यह है कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बताओ। इसको सॉल्व करने से पहले एक और चीज़ जान जाओ। पहले तो जान जाओ NPR, है ना। इसको बोलते हैं परमुटेशन। इसको रीड क्या करते हैं, परमुटेशन। मैथ्स वाले पढ़ाते हैं, चैप्टर ये उनका तो काम ही है। मैं तो तुम्हें ज्ञान ही दे रहा हूँ एडिशन। इसमें आप परमुटेशन सॉल्व करते हो कैसे, तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस आर लिखने का तरीका। किसी ने बोला NCR, तो इसको कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर, है ना। अब एक आता है ना छोटा छोटा क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं इसको, ताकि तुम्हारे फ्रेम क्लियर हो जाएंगे। फिर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन सिखा दूंगा एक, और अपना काम भी बन जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया 2p1, क्या लिख दिया है 2p1 प्लस 3c2। तो मेरे को अगर ऐसे कुछ भी लिखे हो तो पहले ये तो परमुटेशन वाला है, इसको सॉल्व करेंगे परमुटेशन वाले फॉर्मूले से, इसको कॉम्बिनेशन वाले। इस पर परमुटेशन लगाएंगे तो क्या था, फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 2, n माइनस आर का मतलब फैक्टोरियल 2 माइनस 1। इसको लिखने का क्या तरीका था भाई, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस आर, तो 3 माइनस 2 ये लिख दिया। अब फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल का मतलब क्या था, तुम कहोगे सर जो भी नंबर लिखा था उसका 1 तक का मल्टीपल। तो ये 2 लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, अगर ये 3 लिखा है तो इसका मतलब क्या है 3 2 1 डिवाइडेड बाय ये फैक्टोरियल 2 लिखा है, इसका मतलब होगा 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल 1 लिखा है तो इंटू में 1। अब इसको काट दो, 2 से 2 गया, है ना। तो ये 2 1 जा 2 बन गया, और ये 3 1 जा 3 बन गया, तो 2 प्लस 3 हो गया, और इसकी वैल्यू 5 आ गई। तो आई होप आपको ये बात समझ आएगी। एक तो परमुटेशन कैसे होगा सॉल्व करते हो, कॉम्बिनेशन। देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज सॉल्व करने के लिए कॉम्बिनेशन की जरूरत है, पर ठीक है मैंने परमुटेशन सॉल्व करना भी बता दिया है ना। थैंक बोल देना यार, है ना, ये बढ़िया रहेगा मेरे लिए। अब आते हैं कि सर एक्सपेंशन कैसे करेंगे, अब ये बताओ। तो एक छोटा सा इक्वेशन ले लेते हैं ना आपके लिए, ज़्यादा लंबा लेंदी वीडियो नहीं बनाते, एक छोटा सा इक्वेशन लेते हैं। जैसे मैंने लिखा कि मेरे को लिखना है x+2 का होल क्यूब, ये लिखना है। तो सबसे पहले कभी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन देखने जाओ तो फॉर्मूला लिखो। अच्छा यहाँ इंडेक्स देख लो, a ढूंढ लो, b ढूंढ लो। डिग्री n = 3 हो गया, a की जगह पे क्या बैठा x हो गया, x और b की जगह पे क्या बैठा बेटा 2 बैठा, तो ये भी ले लिया। अब मैंने बोला सर एक्सपेंशन करने के लिए आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं होना। देखिए हमने क्या लिखा था NC0 a⁴n। मैंने तुम्हें क्या बोला था कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में नंबर ऑफ जो टर्म्स होते हैं ना वो डिग्री +1 आते हैं, डिग्री +1 आता है। तो NC0 a⁴n, इसको बोलेंगे एक टर्म बन गया। आगे वाला टर्म क्या लिखोगे NC1 a⁴n -1 b⁴1, इसको 2 टर्म मान लो अभी, है ना। फिर मान लो मतलब होगा ही 2 टर्म। फिर NC2 a⁴n -2 b², 3 टर्म हो गया। जो लास्ट वाला टर्म लिखेंगे क्या लिखेंगे NC3 a⁴n -3 b²3। अब मैंने एक्सपेंशन लिख लिया, देखो कितने टर्म हो गए 1 2 3 4। देखो डिग्री +1, डिग्री 3 थी तो 3 + 1 4 टर्म हो गया, मतलब ये कहानी सही हो गई। अब कुछ नहीं करना, इन वैल्यूज़ को बैठाओ। n की जगह पे क्या बेटा 3, तो 3c0 a⁴n, a की जगह पे क्या बेटा x⁴n की वैल्यू थी 3, तो x³ प्लस 3c1। देखो मैं तो सीधा सीधा लिख दूंगा, ये हो जाऊंगा x² हो जाएगा,
है ना, और ये हो जाएगा 2 की पावर 1। तो मुझे तो फॉर्मेट याद है, आप बस इसी वैल्यूज़ में रख देना, हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखोगे 3C2, फिर आएगा x 2 का स्क्वायर बनेगा, फिर 3C3 बनेगा, फिर क्या बनेगा, अभी x की पावर 1 के बाद x की पावर 0 आती है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, और फिर लिख दिया जाएगा 2 का क्यूब। अब हम इसको सॉल्व करेंगे ना। देखो ये वाला टर्म कभी भी हो ना, NC0, ये बात तो याद ही रखो, NC0 की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, और एक NCN, इन दोनों की वैल्यू 1 आएगी, तो इनको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, 3C0 1 होगा, है ना, तो इट बिकम्स एक्स क्यूब। अब मैंने यहाँ पे भी प्लस लगा लेना, मैंने बोला NCN की वैल्यू 1 आती है, तो 2 का भी 8 हो गया, मतलब ये दोनों टर्म मैं डायरेक्ट लेके है ना। अब बचे हुए ये टर्म और ये टर्म सॉल्व करने हैं, और इसको कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से सॉल्व करो। तुमको सर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था, तो NCR वाला फॉर्मूला है ना, तो 3C1 कैसे सॉल्व करते, यहाँ पे कर देता हूँ ना, 3C1 कैसे सॉल्व करता, तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, मतलब फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, है ना, फॉर्मूला लगा दिया। अब फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 का मतलब तो 1 ही होगा, इसका मतलब हो जाएगा 2 इंटू 1। अब चेक करो, 2 इंटू 1 तो कैंसिल हो गया, मतलब 3 बचा है ना, ये तो 3 बचा है, और इंटू में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, इंटू में तो 3 2 6 एक्स स्क्वायर हो गया, चलो प्लस। अब NC2 सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना, जब इसको सॉल्व करना है यहाँ कर देता हूँ, है ना, 3C2 को सॉल्व करना है, तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, तो ये हो जाएगा 3 2 1, है ना, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 1, ये कट गया 3, तो मतलब ये भी वैल्यू 3 मिल रही है, 2 का स्क्वायर 4, तो 3 4 जा 12, तो ये आ गया 12x। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे करते हैं। इसमें कोई भी डेटा का क्वेश्चन होगा आप कर सकते हो, है ना। अब मैं क्या बोला था, मैंने बाइनोमियल क्यों पढ़ा है, तो यार मैंने बाइनोमियल इसमें इसलिए पढ़ा है क्योंकि ग्रेविटेशन में एक फार्मूला यूज़ होना था, और वो फार्मूला था कितना बड़ा, बस मैं आपको ये बता देता हूँ। हम ये मान के चलते हैं ना कि हम तो 2 ही स्टेप में वहाँ कर लेते हैं, 1 + nx मान के चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि n बहुत ज़्यादा पावर लेके बैठा हुआ, 1 + x 1 + nx ले लेते हैं। अगर 1 - x की पावर n होता है तो हम इसको 1 - nx लिखते हैं। अपना काम तो इतने से चल जाता था फिजिक्स में, है ना, हम 2 ही टर्म में कर देते थे। अगर 1 + x की पावर -n होती तो 1 - nx हो जाती, और 1 - x की पावर -n होती तो ये 1 + nx हो जाती। तो अपने को तो यही 4 फार्मूला यूज़ करना था, लेकिन मैंने तुम्हें ये पूरा बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे करते हैं ये बता दिया, है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर अगर प्लस की जगह पे माइनस आ गया फॉर्मूले में तो अल्टरनेटली साइन चेंज हो, जैसे मैंने a + b का पावर n सिखाया ना तुम्हें फॉर्मूले में। अब अगर माइनस आ जाएगा तो पहला वाला टर्म प्लस होगा, मतलब हर ऑड टर्म प्लस होगा, इवन टर्म माइनस होगा। ऑड टर्म में प्लस लगाना, इवन टर्म में माइनस लगाना, मतलब पहला वाला टर्म प्लस, दूसरा वाले में माइनस लगा लेना, फिर प्लस लगाना, और एक्सपेंशन वैसे ही चलेगा, NC0 a⁴n इसी तरीके से चलेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द, मैंने तुम्हें सिखाया क्या, मैंने तुम्हें सिखाया कि बाइनोमियल कैसे करते हैं, है ना। आई होप आपको ये समझ आया बेसिक अलजेब्रा में और क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच, है ना। ऐसे मैं 3 क्लासेस लूँगा, आपका बेसिक मैथमेटिकल टूल ख़त्म करता हूँ।